नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव का वाक़या पेश आया। आगजनी के वाक़यात भी वहाँ पे हुए। कुछ लोग वहाँ पे तलवार लेकर भी दिखे, गोलियां भी चली। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया। वहां रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा सेंसिटिव इलाकों में पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हालात के बारे में तफसीलात कमिश्नर से ली और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अहकाम दिए। ये भाइयों देखो, जहांगीर कुशल की वीडियो है। और देखो, बजरंग दल वाले और हनुमान जयंती के लिए बंदे जा रहे थे, रैली निकाल रहे थे। और ये देखो मुसलमानों ने कैसा हंगामा कर रखा है। लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई वो मुसलमान में पाकिस्तान लड़ाई हो गई। मुल्क में 1 लोकसभा और 4 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात के रिजल्ट आ गए हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज असेंबली सीट पर टीएमसी के ही बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की। उधर बिहार के बोचहा असेंबली सीट पर आरजेडी के अमर पासवान जीत चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री यादव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ असेंबली सीट पर भी कांग्रेस की यशोदा वर्मा 20,167 वोटों से जीत गई। बीजेपी खाली हाथ रही। आसनसोल की अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को 2,64,913 वोटों से हराया। ये सीट पिछले साल बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी। सुप्रियो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। अब एक खबर कांग्रेस से। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज अपने सरकारी रिहायशगाह 10 जनपद पर पार्टी कायदीन के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। पीके ने इस दौरान कांग्रेस को मुल्क भर में मजबूत करने के लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने उस पर अमल के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में 2024 में इलेक्शन में
बीजेपी को हराने का रोड मैप बताया। जराये के मुताबिक पीके ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। मुल्क भर में लोकसभा की जुमला 543 सीटें हैं। पीके ने दूसरी तजवीज़ ये दी कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां ड्राइविंग सीट मजबूत सहयोगी पार्टी को देकर 7 इलेक्शन लड़े जाएं। कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मीटिंग में पीके ने 2024 को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस सदर ने एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही कांग्रेस आगे काम करेगी। कांग्रेस जराये के मुताबिक सोनिया गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। जराये के मुताबिक कांग्रेस सदर की रिहायशगाह पर इस मीटिंग में 10 से ज्यादा अहम कायदीन मौजूद थे। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह, अजय माकन, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पी चिदम्बरम और रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहे। एक मीडिया हाउस से बातचीत में पीके ने कहा था कि मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे इस पर 2 मई तक फैसला वो कर लेंगे, क्योंकि 2 मई को ही वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी का काम उन्होंने नहीं करने का फैसला किया था। पीके ने साथ ही दोहराया कि अब इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनने की फील्ड में वो काम नहीं करेंगे। ये तवक्को है कि पीके यानी प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मुल्क के मौजूदा चैलेंजेस पर एक मजमून के जरिए रोशनी डाली है। उन्होंने इसमें लिखा कि क्या हिंदुस्तान को मुस्तकिल पोलराइजेशन की हालत में होना चाहिए। इख्तिदार वाज़ेह तौर से चाहता है कि हिंदुस्तान के शहरी ये यकीन करें कि ऐसा माहौल उनके लिए मफाद में है, चाहे वो लिबास हो, खाना हो, अकीदा हो, त्योहार हो या ज़बान हो। हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है और बुरी ताकतों को हर तरह हौसला अफजाई की जाती है। खुले तौर पर और खुफिया तौर पर भी तारीख चाहे कदीम हो या असरी, दोनों की लगातार तशरीह करने की कोशिश की जाती है ताकि तासुब, दुश्मनी और बदले को फ़रोग़ दिया जा सके। यह अफसोसनाक है कि मुल्क के लिए एक ताबनाक नया मुस्तकबिल बनाने और प्रोड्यूसर इदारों में नौजवान दिमाग को शामिल करने के लिए हमारे वसाइल का इस्तेमाल करने की जगह एक तसव्वुराती माजी के ज़िमन में हाल को नई शक्ल देने की कोशिशों में वक्त और बेशकीमत मिल्कियत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मजीद लिखती है कि हिंदुस्तान के तनों को कबूल करने के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि उनकी हुकूमत में जिस खुशहाल तनों ने सदियों से हमारे समाज को मुतारिफ और खुशहाल किया, उसका इस्तेमाल हमें तकसीम करने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी अपने मजमून में ये भी लिखती है कि अब ये अच्छी तरह से इतराफ़ कर लिया गया है कि हमें आला माशी तरक्की को बनाए रखना चाहिए ताकि रकम की असर नौ तकसीम की जा सके, ज़िंदगी की सतह बढ़ाई जा सके और सबसे ज़्यादा समाजी फलाही प्रोग्रामों के लिए ज़रूरी ख़जाना पैदा किया जा सके और हमारे नौजवानों के लिए मुनासिब रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर मुल्क में नफरत फैलाने की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर हिंदुस्तानी को चुकानी पड़ रही है। राहुल ने सोनिया गांधी की जानिब से फिरका वाराना फसादात पर अखबार के लिए लिखे गए एक आर्टिकल को भी शेयर किया। कांग्रेस कायद ने ट्वीट किया कि बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर हिंदुस्तानी चुका रहा है। हिंदुस्तान की सच्ची तहजीब और दीगर माहौल को एकजुट रहना है। आइए इसे महफूज करने के लिए हलफ लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर हमला करते हुए कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर फसादात हो रहे हैं, मोदी एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहबी जुनून फैलता है, नफरत फैलाई जाती है, लेकिन मोदी एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। ऐसे वाक़यात और हालात में जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमें इख्तिदार की नहीं मुल्क की फिक्र है। आज मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, समाजी हम आहंगी का फुकदान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस तंजीम पूरे मुल्क में अपना एजेंडा गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए नाफिज करना चाह रही है। इसीलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में पैसे की कदर की कमी हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, गरीब तर होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, अरबपति खरबपति बन रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कोरोना की राहत भी गरीबों तक ना पहुंचने की बात कहते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया।
ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने पुणे में हनुमान चालीसा पढ़ा। पुणे के कुमठेकर रोड पर वाक़े खालकर चौक पर बने मारुति मंदिर के बाहर मुनक़िद प्रोग्राम में राज ठाकरे हजारों हामियों के साथ शामिल हुए। उन्होंने महाआरती भी की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसके बाद एमएनएस और शिवसेना के दरमियान तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज शिवसेना के अखबार सामना के दफ्तर के सामने एमएनएस के कारकुनों ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर लगाया, जिसमें शिवसेना के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन संजय रावत को मुतनब्बा किया गया। इसमें कहा गया कि कुछ साल पहले एमएनएस कारकुनों ने संजय रावत की कार को पलट दिया था, क्या उसे दोहराया जाना चाहिए। इस पोस्टर में यह भी लिखा गया कि संजय रावत अपना लाउडस्पीकर बंद करे, नहीं तो एमएनएस अपने स्टाइल में उसे बंद कराएगी। दरअसल एक मीडिया इदारे से बात करते हुए शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को अवैसी जैसा बताया था। उसी पर पार्टी बहुत नाराज है। संजय रावत के उस बयान के बाद हफ्ते की सुबह एमएनएस कारकुन सामना अखबार के दफ्तर पहुंचे और राज ठाकरे की तस्वीर वाला पोस्टर चिपका कर दिया। जैसे ही यह खबर मुंबई पुलिस को मिली, वो फौरन वहां पहुंची और पोस्टर को हटा दिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच फौज ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें बताया गया कि कैसे समाज के हर तबके ने दहशतगर्दी के घावों को झेला है। इसमें शहरियों को यकीन दिलाया गया कि घाटी में हालात स्टेबल हो रहे हैं और उनकी लड़ाई में फौज उनके साथ है। आगे हिंदुस्तानी फौज के चिनार कौर ने ट्वीट कर कश्मीर फाइट्स बैक टाइटल के साथ वीडियो जारी किया। इसमें शहरियों की तकलीफ को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी को खत्म करने और हालात को मामूल पर लाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए लोगों से अपील की गई। वीडियो में कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन और बचाव मुहिम, पथराव के वाकयात और दीगर जो हालात कश्मीर में गुजरे हैं, उन सबको कवर किया गया। झेलम रोया कश्मीर के झेलम रोया, मौज बदां से बतराब हंसना, बतराब हंसना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। झेलम रोया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत गैर मुनज़्ज़म शोबे में मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। मोदी ने हफ्ते के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूर भाइयों बहनों की शिराकत बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे गैर मुनज़्ज़म यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भाइयों और बहनों का किरदार मुल्क की तरक्की में बहुत अहम है। हमारी हुकूमत हमेशा ऐसे करोड़ों मजदूरों की ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिश करती रही है। इन स्कीमों से जहाँ उनकी समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया, वहीं वबाई मिराज के दौरान भी मदद के लिए बहुत से इक़दाम किए गए। ट्वीट के साथ वज़ीर आज़म ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के लोगों के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और लोगों को होने वाले फ़वाइद के बारे में भी बताया। मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में हनुमान जी के 108 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है। मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों।
पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने हफ्ते को ऐलान किया कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का अपना इंतखाबी वादा पूरा किया जाएगा। नई हुकूमत के क़याम के एक माह बाद हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए ये ऐलान किया गया। वज़ीर आला भगवंत मान ने 2 दिन पहले कहा था कि 16 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का अहम इंतखाबी वादा 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का था। ने ना किए हों, जिमें कि एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर जारी किया है, बिना रिश्वत तो लोगों के काम होने लग पे। जदों भी इलैक्शन आती है तो सारिया पार्टियां वादे करदियां ने ते बाद विच वादे भुल जांदियां ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी ते मैं उन्हां दे नाल हुंदा सी, असीं जो वादे कीते असीं उन्हां नूं भुलदे नहीं। सानूं एक वादा याद है ते असीं वो वादे जिहड़े ने वो पूरे कर। अज सब तो वड्डी खुशखबरी जिहड़ी मैं पंजाबियों नूं देण लग्या कि 1 जुलाई 2022 तो, जी हाँ 1 जुलाई 2022 तो पंजाब के हर परिवार नूं 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। जिहड़े SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने या फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट जोड़ा वो फ्री मिलते सी, हुण उन्होंने भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे वो 2 महीनों के विच 600 तो उपर बिजली इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कर लो 640 यूनिट। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा MP बने साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा से मिलने वाली सैलरी को किसानों की बेटियों की तालीम और भलाई के लिए खर्च करेंगे। हरभजन सिंह ने कहा कि वो कौम की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा जरूर करेंगे। हरभजन सिंह कुछ वक्त पहले ही आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा के MP चुने गए। हरभजन सिंह को पंजाब से आम आदमी पार्टी ने MP बनाने के लिए चुना तो उस पर खूब बवाल हुआ था। किसान तहरीक को लेकर भी भज्जी का जो रोल था उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्होंने खुलकर किसानों की तायद नहीं की थी। भज्जी उस वक्त, माफ कीजिएगा, फिलहाल भज्जी इस वक्त IPL 2022 में कमेंट्री कर रहे हैं। यश स्टारर KGF 2 को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में दूसरे दिन 46 करोड़ 69 लाख रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ 74 लाख रुपए का बिजनेस किया। हिंदी वर्जन में 2 दिन में इतनी कमाई करने वाली ये पहली फिल्म है। इससे पहले बाहुबली 2 ने 2 दिन में करीब 81 करोड़ की कमाई की थी। वहीं KGF 2 फिल्म का दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड 139 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार रहा। पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 165 करोड़ रुपए का रहा। फिल्म का 2 दिन का टोटल बिजनेस 304 करोड़ रुपए का हो गया है। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में कन्नड़ एक्टर यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी है। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि KGF 2 हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद हफ्ते को कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे का हलफ ले चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक PPP के रहनुमा खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने बिल तरतीब तजवीज़ और तायद कुनिंदा के तौर पर कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए थे। अशरफ असेंबली में इस ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले वाहिद उम्मीदवार थे। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत चली गई है और शहबाज शरीफ बरसर इख्तिदार आ गए हैं। इसके बाद भी मुल्क में हालात मामूल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सियासी उठापटक जारी है और पाकिस्तानी पंजाब असेंबली में तो आज जिस तरह थप्पड़बाजी हुई उसने एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। हफ्ते के रोज पंजाब असेंबली में उस वक्त जंग का यह अखाड़ा बन गई जब इमरान खान की पार्टी PTI के कायदीन ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजरी को चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें हिफाजत के साथ असेंबली हॉल से निकाल लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का नया वजीर आला मुंतखब करने के लिए जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद ऐवान की सदारत करने पहुंचे तो PTI अरकान असेंबली ने उनके साथ मारपीट की। उन पर थप्पड़ भी चलाए गए और बाल भी खींचे गए। खबरें ये भी सामने आ रही है कि कुछ PTI अरकान असेंबली ने डिप्टी स्पीकर की तरफ
लोटे भी फेंके। इस दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी तरह डिप्टी स्पीकर को निकाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई अरकान असेंबली अपने साथ लोटा लेकर आए थे और ऐवान में पहुंचते ही लोटा लोटा चीखने लगे। ये उन कायदीन पर हमला था जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर अपोजिशन की हिमायत की थी। इसराइल ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम गुजरगाहें बंद करने का ऐलान किया। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब गुज़िश्ता रोज बाद दोपहर मस्जिद अक्सा में शुरू होने वाले तशद्दुद की लहर के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए हैं, जबकि यहूदियों के मजहबी त्यौहार की आड़ में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इस नाम निहाद त्यौहार के मौके पर यहूदियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई थी। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी रोज़ेदारों ने इंतहा पसंद यहूदियों को रोकने की कोशिश की। एक बयान में इसराइली हुक्काम ने इशारा दिया कि ये बंदिश हफ्ते की शाम तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र इसमें तौसी की जा सकती है। फ़लस्तीनी हुक्काम के अखबारी बयानात में कहा गया कि उन्होंने यरूशलेम की सूरत हाल के हवाले से मिस्र और जॉर्डन के साथ मुशावरत की है। इन दोनों अरब ममालिक के हुक्काम इसराइल के साथ राब्ते में हैं ताकि मस्जिद अक्सा से इसराइली फ़ौज को निकाला जा सके। यरूशलेम के वकला की एक टीम मस्जिद अक्सा के अंदर से जुमे के रोज़ गिरफ्तार किए गए 400 फ़लस्तीनियों का केस लड़ने की तैयारी कर रही है, जहां ये टीम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तें जमा कराने के लिए काम कर रही है। इसी हवाले से फ़लस्तीनी ऐवान के सदर के सरकारी तर्जुमान नबील अबू रोदीना ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने और काबिज फौज के मस्जिद में दाखिल होने से जो कुछ हो रहा है वह खतरनाक पेशरफ्त और मुक़द्दसात की बेहुरमती है। ये हमारे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अबू रदीना ने जुमे के बयानात में मजीद कहा कि मस्जिद अक्सा पर इस वहशियाना इसराइली जारहियत को रोकने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों की फौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग को 52 दिन बीत चुके हैं। हफ्ते के रोज रूस ने कीव में मिलिट्री फैक्ट्री पर हमला किया। रूस के वजारत दिफा की तरफ से इसकी तस्दीक की गई। वहीं जंग के बीच यूक्रेन में फौजियों के साथ कई शहरी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। कीव की पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत में अब तक 900 से ज़्यादा शहरियों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। इनमें से 350 से ज़्यादा लाशें बूचा में मिली हैं। वहीं यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन में करीब 2,500 से 3,000 फौजी शहीद हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। दूसरी तरफ ब्लैक सी में वॉरशिप डूबने के बाद रूस ने अमेरिका को इंतबाह दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा ना करने पर अमेरिका को ऐसे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इस पर अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की ताईद जारी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। मॉस्को की एक अदालत ने गैर कानूनी मवाद को हटाने में बार बार नाकामी पर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर $1,44,000 का जुर्माना आयद किया। एक अदालत के जरिए स्पुतनिक को बताया गया कि अदालत को रूस के इंतजामी जराइम कोड के आर्टिकल 13.41 के हिस्से के तहत गूगल के खिलाफ 2 इंतजामी प्रोटोकॉल मौसूल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कानून के तहत नई खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम 12 मिलियन रूबल यानी $1,44,000 तक होगी। बेटी की शादी के मौके पर बाप के रक्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रहा है। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में मशहूर तेलुगु फिल्म पुष्पा के गीत पर रक्स किया जा रहा है। ये फिल्म काफ़ी हिट हुई है। काले जोधपुरी में दुल्हन का बाप स्टेज पर ये रक्स कर रहा है। म्यूजिक के आगाज के साथ ही उसने रक्स शुरू कर दिया था। उसके रक्स की मेहमानों की जानिब से काफ़ी सताइश की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसको 90,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं।
आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।